तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पम्मी से, जो कि कॉलेज की फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट है। पम्मी एक कुश्ती की पहलवान है और शुरू में वो एक कुश्ती के मैच में जीत गई होती है। लेकिन क्योंकि पम्मी दलितों की लड़की है और उसके विरोधी के पिता बड़े अमीर हैं और मैच के ऑर्गेनाइजर हैं, तो मैच का जज पम्मी को झूठ मूठ के फाउल के नाम पर डिस्क्वालीफाई कर देता है। पम्मी अपनी हार के बाद घर चली जाती है और अपने भाई सत्ती को रोते रोते बोलती है कि क्योंकि वो एक दलित है, इस कारण उन्हें जिंदगी में भुगतना तो पड़ेगा ही। अगले दिन पम्मी और सत्ती दोनों अपने ताया जी के लड़के की शादी में जाते हैं। लेकिन जब शादी की बारात ऊंची जाति वालों के मोहल्ले से जाती है तो वो ऊंची जाति वाले लोग दूल्हे को घोड़ी से नीचे गिरा के मारते हैं, बारात वालों को भी बहुत पीटते हैं और पम्मी के भाई सत्ती का तो सर ही फोड़ देते हैं। इसके बाद पम्मी के घर वाले सत्ती को लेकर अस्पताल चले जाते हैं और दूसरी ओर दूल्हा, उसका एक पत्रकार दोस्त अक्की और पम्मी, ये तीनों पुलिस के पास जाके अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर लिखवाते हैं। पर पुलिस स्टेशन में एक कर्मचारी ऊंची जाति वाले लोगों को बता देता है कि उनके लड़कों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर दिया है। उस मोहल्ले के लोग फिर उस अस्पताल में पहुंच जाते हैं जहां पर सत्ती का इलाज चल रहा होता है और वहां के सारे डॉक्टर को उठा लेते हैं। ये कहते हैं कि तब तक इलाज नहीं होने देंगे जब तक एफआईआर वापस नहीं ली जाएगी। पम्मी मजबूर होकर अपनी एफआईआर वापस लेने जाती है कि तभी वहां पर काशीपुर वाले बाबा निराला अपने भक्तों के साथ आ जाते हैं। वो फिर ऊंची जाति वाले लोगों के सब हथियार ले लेते हैं और डॉक्टर को भी छुड़वा देते हैं ताकि सत्ती का इलाज शुरू हो जाए। सत्ती को जब होश आ जाता है तो बाबा निराला उसके पास आते हैं। वो उन सबको कहते हैं कि जहां पर भी अन्याय हो रहा है बाबा निराला वहां पर न्याय करने चले जाते हैं। इधर स्टेट के सीएम सुंदरलाल एक बड़ी कंपनी को फैक्ट्री बनाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन बेच देते हैं। लेकिन जब फैक्ट्री वाले फॉरेस्ट की जमीन पे काम शुरू करते हैं तो वहां से एक लड़की का कंकाल निकलता है। सीएम सुंदरलाल पुलिस के हेड को कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, फैक्ट्री का काम नहीं रुकना चाहिए। असल में इस लड़की को बाबा निराला के राइट हैंड मैन बोपा स्वामी ने मारा होता है। बाबा निराला को टेंशन होने लगती है कि कहीं इस लड़की का सच बाहर ना आ जाए, लेकिन भोपा बोलता है कि वो चिंता ना करे, सीएम सुंदरलाल भी नहीं चाहता कि फैक्ट्री का काम बंद हो, तो इसलिए सीएम इस केस को आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन तभी इस फैक्ट्री को दिए जाने वाली जमीन पर पूर्व मुख्यमंत्री और ऑपोजिशन के लीडर हुकम सिंह आ जाते हैं। हुकम सिंह बोलता है कि भ्रष्टाचार और हत्या को छुपाया जा रहा है और वो इसके खिलाफ गांव-गांव में जाकर आंदोलन करेगा। अब इसके बाद आश्रम सीरीज की कहानी दो अलग अलग हिस्सों में बट जाती है। एक तो है इस केस की कहानी और दूसरी है पम्मी की कहानी। तो पहले शुरू करते हैं पम्मी की कहानी से। कहानी में पम्मी और सत्ती दोनों आश्रम जाना शुरू कर देते हैं। पम्मी तो सेवा करने जाती है, लेकिन सत्ती आश्रम में नौकरी पाने के चक्कर में जाता है। तो फिर पम्मी और सत्ती अपने माता पिता के साथ एक दिन बाबा निराला से मिलते हैं। बाबा जी उन्हें कहते हैं कि पम्मी अगर चाहे तो आश्रम के हॉस्टल में रह के आश्रम के कॉलेज में फ्री में पढ़ सकती है और अपनी पहलवानी की प्रैक्टिस भी कर सकती है। लेकिन सत्ती को बाबा निराला बोलते हैं कि पम्मी तो आश्रम का भला करने के लिए आई थी, इसलिए आश्रम में उसे रहने दिया गया है। सत्ती ने तो आश्रम के लिए कुछ नहीं किया, तो उसे सेवादार की नौकरी क्यों दी जाए। सत्ती बोलता है कि वो कुछ भी करेगा आश्रम के लिए। तो बाबा निराला कहते हैं कि अगले ही हफ्ते वो 1100 वैश्य औरतों की भलाई करने के लिए और उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए उन सबकी शादी करवा रहे हैं और सत्ती भी उन्हीं 1100 औरतों में से किसी एक के साथ शादी कर ले। सत्ती हिचकिचाते हुए नौकरी पाने के चक्कर में मान तो जाता है, लेकिन जब वो शादी के दिन अपनी दुल्हन बबीता को देखता है कि वो कितनी सुंदर है, तो सत्ती पूरा खुश हो जाता है। अगले दिनों में बबीता को भी पता लगता है कि सत्ती कितना बोला बाला और सीधा लड़का है। पम्मी अपनी कुश्ती की प्रैक्टिस आश्रम के अखाड़े में पूरे जोर शोर से करती रहती है। एक दिन जब बाबा निराला सत्ती की पत्नी बबीता को देखते हैं तो उनकी हवस जाग जाती है। वो सत्ती को प्रमोशन और पैसे का लालच देकर उसे अकेले मेवाड़ भेजने का प्लान बनाते हैं, लेकिन सत्ती कहता है कि वो बबीता को भी साथ लेकर जाना चाहता है। तो बाबा जी कहते हैं कि वो अभी प्रमोशन के हकदार ही नहीं है। शादी के बाद इसके मन में गलत शारीरिक विचार आने लगे हैं। इसका मन और आत्मा अभी शुद्ध नहीं है। जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी वो हमेशा आत्मिक रूप से बबीता के साथ ही रहेगा। सत्ती पूछता है कि आत्मा कैसे शुद्ध होगी, तो बाबा जी बोलते हैं कि शुद्धिकरण करवाने से आत्मा शुद्ध हो जाएगी। सत्ती बोलता है कि उसे भी शुद्धिकरण करवाना है। तो बाबा निराला उसे नशे वाला प्रसाद खिलाकर पहले तो उसे दूध से नहलाते हैं और फिर उसे अस्पताल ले जाकर बेहोश करके शुद्धिकरण के नाम पे उसका लिंग काट के उसे नपुंसक बना देते हैं। अगली सुबह जब सत्ती को होश आता है तो वो बहुत रोता है, लेकिन बाबा जी उसे बहकाते हैं कि एक समय था जब उनके मन में भी सत्ती की तरह गलत शारीरिक विचार आते थे, पर उन्होंने भी अपनी मर्जी से अपना खुद शुद्धिकरण करवाया और उसके बाद अब देखो उनकी आत्मा कितनी शुद्ध है। ये सुनकर सत्ती हैरान रह जाता है और वो बाबा जी को बोलता है कि उसे माफ कर दो, क्योंकि उसने बाबा जी के बारे में बहुत गलत सोचा। जब बबीता को इसके बारे में पता चलता है तो वो पूछती है कि अब उन दोनों के बच्चे कैसे होंगे। बबीता को बड़ा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि ये बाबा एक नंबर का ढोंगी है, कोई सामूहिक विवाह नहीं करवाया, बल्कि वो बबीता और उसके साथ की लड़कियों को जेल में से लेकर आया था और उन सबको धमकी दी थी कि अगर शादी ना करवाई तो फिर से जेल में डाल देगा। वो कहती है कि ये बाबा सबका ऐसे चूतिया काटता है। तो इस बात पे सत्ती बबीता के थप्पड़ मारता है और बोलता है कि वो बाबा जी के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुनेगा और ये कह के चला जाता है। अगले दिन फिर बाबा जी आश्रम में सबके सामने सत्ती को कमांडर बनाते हैं और उसे मेवाड़ के लिए रवाना कर देते हैं। रात को फिर बबीता को बुलाने बाबा जी के आदमी आते हैं। बाबा जी फिर बबीता को नशे वाले लड्डू खिलाकर उसका बलात्कार कर देते हैं। अगले
अगली सुबह बबीता बहुत रोती है। पम्मी उसे उठाने आती है तो वो देखती है कि बबीता ठीक नहीं है। बबीता उसे बोलती है कि उसे बस बुखार हुआ है और सत्ती के मेवाड़ जाने से उसे बस अकेलापन लग रहा है। बबीता का यह दुख वहां पे एक और सेवादारनी कविता भी देखती है। काफी देर सोचने के बाद बबीता कोई प्लान बनाती है। वो कहती है कि वो खुद बाबा जी से अपनी मर्जी से मिलना चाहती है। बाबा जी के कमरे में फिर बबीता कहती है कि उसे फिर से बाबा जी का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन इस बार वो लड्डू खाने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो होश में ही रहेगी और बाबा जी के साथ रहेगी, और वो दोनों एक साथ रात बिताते हैं। अगले दिन फिर आरती के समय बाबा निराला साध्वी माता को कहते हैं कि आरती करने का कर्तव्य सब सेवादारनियों को मिलना चाहिए, और वो साध्वी माता की जगह बबीता को कहते हैं कि वो आरती करेगी। अब आते हैं उस कंकाल की कहानी पर। उस कंकाल के निकलने के बाद पुलिस को ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि इस केस को दबा दिया जाए। इस कंकाल का केस पुलिस एएसआई उजागर सिंह को दिया जाता है, जो अपने पक्के दोस्त और जूनियर साधु शर्मा के साथ मिलकर उस केस को प्रेस में आने से रोकता है। पर जब उजागर उस कंकाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाने जाता है तो वो वहां के डॉक्टर नताशा से मिलता है, जिसपे उसका दिल आ जाता है। डॉक्टर नताशा एक बड़ी ही ईमानदार डॉक्टर है और वो कहती है कि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं बदलेगी। उजागर देखता है कि ये डॉक्टर नताशा उसी की तरह सिस्टम से टक्कर लेने वाली लड़की है, और वो डॉक्टर नताशा को वादा करता है कि चाहे जो भी हो जाए अब वो इस केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उजागर न्यूज रिपोर्टर अक्की से मिलता है। अक्की उजागर के कहने पर अपने न्यूज चैनल पर उस कंकाल की एक टेप चलवा देता है, जिसे देखकर एक लड़की सोहिनी उनके पास आती है। सोहिनी के डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि ये कंकाल उसकी बड़ी बहन मोहिनी का है। सोहिनी की बातों से और केस की छानबीन से उन्हें पता चलता है कि मोहिनी का इस आश्रम के साथ कुछ चक्कर था। उजागर फिर आश्रम की इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन आश्रम की इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे अपने सीनियर ऑफिसर से बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि उन्होंने उसे केस दबाने को कहा होता है। जब भोपा को सोहिनी के बारे में पता चलता है तो वो उस पर हमला करवाता है, लेकिन उजागर और अक्की सोहिनी को बचा लेते हैं। अक्की को समझ आ जाता है कि आश्रम वाले बड़े ही पावरफुल लोग हैं, और सोहिनी को बचाने के लिए वो उसे दूर अपने गांव में अपनी माँ के घर छोड़ आता है। इस दौरान उजागर और नताशा एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अब उन्हें आश्रम की इन्वेस्टिगेशन छुप कर करनी होगी। तो वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि उजागर और साधु दोनों नशेड़ी बनकर आश्रम के नशा मुक्ति केंद्र में अंडरकवर होकर जाएंगे। वो दोनों आश्रम में जाकर आश्रम के एक प्रमुख मलंग भाई से दोस्ती कर लेते हैं। मलंग भाई भी एक नशेड़ी हैं, और वो उन दोनों को आश्रम के खुफिया जगह पर ले जाते हैं, जहां पर वो शांति से नशे कर सके। नशा करने के बाद मलंग भाई उनको बताते हैं कि बाबा निराला से पहले आश्रम के प्रधान एक बाबा मनसुख थे, लेकिन बाबा मनसुख के राइट हैंड मैन ईश्वर नाथ का कोई लड़की का चक्कर पड़ा था, जिसके बाद बाबा मनसुख नहीं रहे। पूरे आश्रम की बहुत बड़ी बदनामी होनी थी, लेकिन बस निराला ने सही टाइम पे आश्रम को संभाल लिया, और इसके बाद ईश्वरनाथ आश्रम से भाग गया। और आज इस ईश्वरनाथ की बेटी सनोबर आश्रम में ही साध्वी बन के रहती है, और इसकी सिक्योरिटी का ध्यान आश्रम वाले ही रखते हैं। उधर भोपा के आदमी सनी और गाबा को न्यूज रिपोर्टर अक्की के माँ के घर के बारे में पता चल जाता है। वो दोनों वहां पे जाकर सोहिनी को फंदे से लटकाकर मार देते हैं, और ये देखकर अक्की की माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वो भी वहीं मर जाती है। अक्की फिर अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए आश्रम में अपना भेष बदलकर एक इलेक्ट्रिशियन बनकर आता है, और आश्रम में सनी पे नजर रखता है। उधर आश्रम के अंदर उजागर को कविता से पता चलता है कि मोहिनी मनसुख बाबा की खास थी, और भोपा मोहिनी के साथ कविता को शबनम होटल लाता था। और फिर बाबा मनसुख के मरने के बाद जब निराला को गद्दी मिली तो उसके बाद एक दिन मोहिनी गायब हो गई। एक रात को उजागर आश्रम के मलंग भाई के साथ नशे करने फिर से उस खुफिया जगह पर जाता है। उस जगह पर गार्ड के पीछे एक सुरक्षित दरवाजा होता है। उजागर ये जानना चाहता होता है कि उस दरवाजे के पीछे है क्या, तो इसलिए वो नशे में कुछ और दवाई से मिला देता है, जिसके कश मारने पर मलंग भाई सो जाते हैं। वो फिर इस दरवाजे के गार्ड को भी पूछता है कि क्या वो नशे के कश मारना चाहता है या नहीं, तो फिर गार्ड भी नशा करता है और वो भी सो जाता है, और उजागर उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। जब आश्रम का आदमी सनी उसी रास्ते से जा रहा होता है तो वो देखता है कि उस गुप्त कमरे के बाहर का गार्ड सो रहा है। सनी उस दरवाजे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर उजागर भी है। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन अक्की भी सनी का पीछा करते करते वहां पे आ जाता है और वो सनी को मार देता है। उजागर फिर उस कमरे के अंदर एक वॉल्ट में जाता है और वहां पर बहुत सारी फाइलों की फोटो खींच लेता है। इसके बाद उजागर और साधु आश्रम से बाहर आ जाते हैं। खींची हुई फाइलों की फोटो की जांचबीन से उन्हें पता चलता है कि आश्रम की सारी जमीन ईश्वरनाथ के नाम है, और जब निराला को गद्दी मिल रही थी तो सिर्फ ईश्वरनाथ ही निराला के खिलाफ था। वो इन सारे सबूतों की एक फाइल बनाते हैं और उस फाइल को अपने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, जो कि उजागर के कॉलेज का टाइम का दोस्त है, उसे दे देते हैं। लेकिन उसका ये दोस्त बाबा पे केस करने की बजाय वो फाइल सीएम सुंदरलाल को दे देता है और बदले में अपना काफी सालों से अटका हुआ ट्रांसफर करवा लेता है। तो ये तो थी उस केस की कहानी। अब आते हैं पम्मी और सत्ती की कहानी पे। इधर पम्मी अपनी प्रैक्टिस पूरे जोर शोर से करती है। कंपटीशन के दिन पम्मी भागते भागते पहले सुबह बाबा निराला का आशीर्वाद लेती है और उन्हें कहती है कि कंपटीशन में पम्मी को देखने जरूर आए। जब कंपटीशन स्टार्ट होता है तो बाबा निराला भी वहां पर पम्मी को देखने आते हैं और पम्मी अपने विरोधी रेनू को पटक के मारती है और कंपटीशन जीत जाती है। अनाउंसर फिर पम्मी को विजेता घोषित करता है
अनाउंसर स्टेज पे बोलता है कि किसी जमाने में बाबा निराला भी कुश्ती के चैंपियन रहे हैं और निवेदन करता है कि बाबा निराला और पम्मी दोनों सबके सामने एक छोटा सा कुश्ती का मैच करें। पम्मी फिर खुशी से बाबा निराला को कहती है कि चलो एक छोटा सा मैच करें। तो वो दोनों कुश्ती करते हैं। कुश्ती करते करते पम्मी बाबा निराला को हरा तो देती है, लेकिन पम्मी के साथ कुश्ती करके बाबा निराला की हवस अब फिर से जाग उठती है और वो पम्मी को गलत नजर से देखने लगते हैं। फिर अगले दिन निराला साध्वी माता को कह के पम्मी की खीर में ड्रग्स डलवा देता है और फिर रात को उसको बेहोशी की हालत में उठवा के उसका भी बलात्कार कर देता है। सुबह को जब पम्मी उठती है तो उसे इतना समझ आ जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो अपनी भाभी बबीता को बोलती है कि उसे लगता है कि किसी ने उसका बलात्कार किया है, पर उसे नहीं पता कि किसने किया है, और ये कह के रोने लगती है। बबीता उसे कुछ नहीं बताती पर उसे चुप करवाने लगती है। पम्मी फिर बाबा निराला से मिलती है और उन्हें बोलती है कि आश्रम में किसी ने उसके साथ बलात्कार किया है, पर उसे नहीं पता किसने किया है। निराला बोलता है कि वो भोपा को कह के इसके बारे में छानबीन करवाएगा और पम्मी को कहता है कि अपना मूड सही करने के लिए वो बाबा जी के साथ सत्संग में चले। लेकिन सत्संग के बाद बाबा निराला फिर से पम्मी को नशे वाला लड्डू खिलाता है और फिर से उसका बलात्कार करता है। इसके बाद पम्मी और कमजोर पड़ जाती है। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ये सब कौन कर रहा है, लेकिन उसके साथ की एक सेवादारनी कविता से उसका दुख देखा नहीं जाता और वो पम्मी को सब कुछ बता देती है। पम्मी उसकी बातों पे यकीन नहीं करती, लेकिन कविता कहती है कि एक बार खुली आंखों से सच का सामना करके देखे। तो अगले दिन पम्मी अपनी खीर नहीं खाती और रात को जब बाबा के लोग उसे लेने आते हैं तो वो बेहोशी की एक्टिंग करती है। जब बाबा फिर से उसका बलात्कार करने की कोशिश करते हैं तो वो तब अपनी आंखें खोल लेती है और बाबा से लड़के चली जाती है। वो आश्रम से भागती है, लेकिन भोपा उसे पकड़ लेता है और वो लोग पम्मी को आश्रम की जेल में डाल देते हैं। इधर न्यूज रिपोर्टर अक्की, जो कि आश्रम में इलेक्ट्रिशियन के बेस में घूम रहा होता है, उसे पता लग जाता है कि आश्रम वालों ने पम्मी को जेल में डाल रखा है। वो पम्मी के माँ बाप को जाके सब कुछ बता देता है, लेकिन वो लोग अक्की की बातों पर यकीन नहीं करते, पर उन्हें भी शक हो जाता है कि कुछ तो गलत है। तो फिर पम्मी के पिता पम्मी से मिलने के लिए आश्रम आते हैं, लेकिन आश्रम वाले उनका ट्रक से एक्सीडेंट करवा देते हैं। आश्रम वाले फिर पम्मी के पिता को आश्रम के ही अस्पताल में ले आते हैं। वो सत्ती को भी वहीं बुला लेते हैं। बबीता फिर भोपा से जाके मिलती है और उससे बेनती करती है कि पम्मी को भी अपने बाप से मिलने दे। बबीता फिर पम्मी को तैयार करती है और तैयार करके उसे आश्रम के अस्पताल में ले आती है। अस्पताल में बाबा निराला भी आ जाते हैं। पम्मी को समझ आ जाता है कि उसका भाई सत्ती अभी बाबा निराला के अंधविश्वास में पूरा धुत है और वो सीधे सीधे अभी कुछ नहीं कर सकती। पम्मी बबीता से पूछती है कि बबीता ने उसे कुछ बताया क्यों नहीं, तो बबीता कहती है कि इस बाबा जी ने उसका भी बलात्कार किया है और सत्ती का तो शुद्धिकरण के नाम पे लिंग ही काट के उसे नपुंसक बना दिया है। अक्की को पता चलता है कि पैसे बचाने के लिए ये आश्रम वाले पम्मी के पिता को महंगे इंजेक्शन देने बंद कर रहे हैं, जिससे उसके पिता अब कभी नहीं उठेंगे और सारी उम्र आईसीयू में ही रहेंगे। ये बात वो पम्मी को बता देता है। पम्मी सोचती है कि उसके अंधविश्वास के चक्कर में उसकी सारी फैमिली को कितना भुगतना पड़ रहा है। वो सोचती है कि अब वो बेचारी बन के नहीं रहेगी और वो बाबा निराला को मारने का प्लान तैयार करती है। पम्मी बाबा निराला से मिलती है और कहती है कि उसके स्टेट के कंपटीशन में सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं और उससे पहले वो बाबा निराला का आशीर्वाद लेना चाहती है। तो फिर निराला बोलता है कि चलो ठीक है, आ जाना आज रात को। प्लान तो ये होता है कि पम्मी जब बाबा निराला को मार देगी तो अक्की उसे पीछे के गुप्त रास्ते से लेने आ जाएगा, लेकिन अक्की को पीछे के गुप्त रास्ते के जाने से पहले ही रोक दिया जाता है और उनका प्लान पहले ही खराब हो जाता है। तो रात को जब बाबा के लोग पम्मी को लेने आते हैं तो पम्मी उनको और हॉस्टल की वार्डन को मार के हॉस्टल से भाग जाती है। वो फिर छुप के आश्रम के अस्पताल में जाती है और क्योंकि अब उसके पापा अब कभी उठने नहीं वाले, तो वो अपने पापा की आईसीयू वाली मशीन को रोते रोते बंद कर देती है। वो आश्रम की छत के रास्ते से आश्रम से भाग जाती है। बाहर निकलकर पम्मी अक्की से मिलती है। वो अपने भाई सत्ती को फोन करके सब कुछ बताती है और उसे कहती है कि जल्दी वहां से निकले, लेकिन सत्ती के निकलने से पहले वहां पर भोपा आ जाता है। भोपा सत्ती को बहुत मारता है। वो पम्मी को फोन करके कहता है कि जल्दी वापस आए, नहीं तो वो सत्ती को जान से मार देगा। सत्ती सोचता है कि अगर पम्मी वापस आ गई तो ये आश्रम वाले उसको नहीं छोड़ेंगे, तो वो फोन पर पम्मी को कहता है कि आश्रम वापस ना आए और भोपा की बंदूक से खुद को गोली मार लेता है। इधर हुकुम सिंह के पार्टी के लोग दिलावर के पीछे लग के उसे छोड़ के सीएम सुंदरलाल की तरफ चले जाते हैं। हुकुम सिंह का असिस्टेंट उसे बोलता है कि अगर उन्हें अब राजनीति में बचना है तो उन्हें बाबा निराला के पास जाना चाहिए, क्योंकि बाबा निराला के करीब 44 लाख लोग भक्त हैं और ये लोग बाबा के कहने पर हुकुम सिंह को वोट डाल सकते हैं। तो हुकुम सिंह फिर बाबा निराला से मिलता है और आश्रम में करोड़ों रुपए का सौदा करता है कि बाबा के ये भक्त अब हुकुम सिंह को वोट डाले। एक दिन बाबा निराला भोपा को बोलता है कि अब उन्हें आश्रम में यूथ को भी साथ जोड़ना होगा, लेकिन यूथ को आश्रम के साथ जोड़ना इतना आसान नहीं और इसके लिए उन्हें सिंगर टिंका सिंह की जरूरत पड़ेगी। भोपा फिर सिंगर टिंका सिंह के मैनेजर से मिलता है, जो उसे टिंका के पास ले जाता है, लेकिन टिंका सिंह अपने मैनेजर को बोलता है कि उसे ढोंगी बाबा के चक्करों में नहीं पड़ना। वो पूरे नशे में होता है और वो भोपा को बोलता है कि यहाँ से निकल जाए, नहीं तो वो भोपा को पीटेगा। भोपा वहां से तो चला जाता है, लेकिन अगले ही दिन टिंका सिंह के कमरे में एनसीबी की रेड पड़ जाती है। एनसीबी वाले टिंका सिंह को उठा लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं, लेकिन फिर तभी एनसीबी के दफ्तर में बाबा निराला आ जाते हैं और कहते हैं कि बच्चे से गलती हो गई है, वो इसको आश्रम के नशा मुक्ति केंद्र में रखेंगे और वो एनसीबी को टिंका के जमानत के पेपर दे देते हैं।
इसके बाद टिंका सिंह अपने सभी साथियों को लेकर आश्रम में आता है और सारी प्रेस के सामने बाबा निराला की बहुत चढ़ाई करता है। उसे सच्ची में लगता है कि उसे बाबा जी ने बचा लिया है और वो कहता है कि वो अब से बाबा जी के ही भजन गाएगा, सारे यूथ को बाबा जी के बारे में बताएगा और बाबा जी के लिए स्पेशल प्रोग्राम करेगा। इसके बाद देश भर के युवा टिंका सिंह के गाने सुनने आते हैं और इन सब कॉन्सर्ट्स में आश्रम के लोग इन सब युवाओं को नशे वाले लड्डू खिलाते हैं, जिनसे ये बच्चे टिंका सिंह के गाने सुनते सुनते बाबा के नशे में और भी धुत हो जाते हैं। आश्रम में युवा भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है और ये देखकर हुकुम सिंह बहुत खुश होता है। पर इस सब से सीएम सुंदरलाल बड़ी चिंता में आ जाता है। वो भी फिर बाबा निराला से मिलता है और उन्हें कहता है कि बाबा निराला अब उनके साथ पार्टनरशिप कर ले, वो आश्रम को हुकुम सिंह से दुगने पैसे देंगे, पर बाबा निराला के भक्त बस अब सीएम सुंदरलाल को ही वोट डाले। फिर थोड़े दिन बाद बाबा जी के टिंका सिंह वाले सत्संग में वो सीएम सुंदरलाल को स्टेज पर बुलाते हैं। पर अब ये देखकर हुकुम सिंह टेंशन में आ जाता है। वो बाबा निराला के आश्रम में आता है और बाबा निराला को पूछता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि बाबा निराला क्या रणनीति बना रहे हैं। लेकिन बाबा निराला उसे कहते हैं कि वो चिंता ना करे, जो तय हुआ था वही होगा। इलेक्शन के दिनों के पास सीएम सुंदरलाल फिर दिलावर के सपोर्टरों को इलेक्शन के लिए टिकट नहीं देते। जब दिलावर इसके बारे में पूछता है तो सुंदरलाल उसे कहता है कि जो अपनी पार्टी का ही ना हो सका वो किसी और पार्टी का क्या होगा। दिलावर समझ जाता है कि उसने सुंदरलाल के साथ जुड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो बाबा निराला के चरणों में जाके गिर जाता है। तो फिर बाबा निराला हुकुम सिंह को कहते हैं कि चलो दिलावर को वापस ले लो और उन दोनों की दोस्ती फिर से करवा देते हैं। जब पैसे टाइम पे ना मिलने पर बाबा जी सीएम सुंदरलाल के साथ होने वाले एक समारोह को कैंसिल कर देते हैं, तो सुंदरलाल आश्रम में विजिलेंस वालों की रेड मरवा देता है और बाबा निराला को हाउस अरेस्ट करवा देता है। सीएम बाबा जी को फोन पे बोलता है कि उसकी सारी की सारी कुंडली निकलवा दी है और अब उसे जेल में डलवा देगा, बाबा टिक के रहे। बाबा जी बोलते हैं कि उन्होंने सीएम सुंदरलाल के लिए एक स्पेशल सत्संग प्रोग्राम किया है, वो बिल्कुल भी चिंता ना करें और अब से उनका सारा का सारा सपोर्ट प्रेस में भी सिर्फ सीएम सुंदरलाल के लिए ही होगा। लेकिन इलेक्शन से पिछली रात को बाबा जी अपने सारे प्रमुख सेवादार को आदेश देते हैं कि सारे के सारे भक्त सिर्फ हुकुम सिंह को ही वोट डाले और अगले दिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो देखा जाता है कि हुकुम सिंह ही सीएम बन गया, क्योंकि बाबा जी के सारे भक्तों ने हुकुम सिंह को वोट डाली होती है। हुकुम सिंह सीएम बनने के बाद आश्रम में आता है और बाबा जी के चरणों में कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट रख देता है कि बाबा जी जिसे चाहें उसे मिनिस्टर बनवाएं। वो तो बस बाबा जी की शरण में आ गया है। अब सीजन के एंड पे बाबा निराला और गवर्नर के सामने हुकुम सिंह सीएम की शपथ